नाउ अब हम कोड्स देखेंगे. सी टिल टाइम वी हैव सीन विथ व्हाट इज फॉर्म डिजाइन, हाउ वी विल हैंडल इट, हाउ टू टेक केयर ऑफ इट. फॉर्म डिजाइन करते समय क्या क्या रहेगा वो हमने देख लिया. ठीक है. नाउ वी विल सी व्हाट आर द कोड्स. जैसे अभी हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने डेटा को हैंडल करने के लिए, लेबल करने के लिए अपना एक नॉमेनक्लेचर बनाया हुआ होता है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एडमिशन सिस्टम की बात करूं तो आप लोगों के लिए जैसे बैचेस है, आप डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस, तो M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9 with respect to मैथमेटिक्स एज योर प्रोमिनेंट सब्जेक्ट या मैथमेटिक्स ग्रुप के अगर आप बिलोंग करते हो तो आप आइदर ऑफ दिस बैचेस में वर्कआउट करोगे. तो ये कहीं ना कहीं पहले से डिक्लेयर किया है और ये होमोजेनेटिकली सब जगह यूज हुआ है. राइट. वैसे ही जब आप सिस्टम में कुछ चीजें डिजाइन करते हो तो क्या आप किस तरीके की कोड्स यूज कर रहे हो, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हो, जिस तरीके से वो कोड्स कॉमनली हर फेज में शेयर हुए हैं वैसे ही कोड्स उन्होंने वैसे ही इंटरप्रेट किए नहीं किए, वो सारा अभी हम देखेंगे. ठीक है. सो अभी कोड्स कौन कौन से हो सकते हैं. जैसे अल्फाबेटिक एंड न्यूमेरिक कोड्स होते हैं. जैसे निमोनिक सिंबल इज अ कोड. उसके बाद में फिर M फॉर मेल, F फॉर फीमेल, अगर मैं निमोनिक कोड जेंडर के लिए यूज करूँ तो. अगर न्यूमेरिक निमोनिक्स हैं तो 1 फॉर सिंगल, 2 फॉर मैरिड. होता है ना जब हम फॉर्म्स भरते हैं तो आपने ये देखा होगा कि इस टाइप के कोड्स कहीं कहीं एप्लीकेशन फॉर्म या इंफॉर्मेशन गैदरिंग के समय होते हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन दीज कोड्स, अगर ये कोड्स पहले से प्रॉपरली लेबल्ड और हर जगह प्रॉपरली शेयर्ड एंड एक्सेप्टेड रहे तो इट बिकम्स इजी फॉर द पीपल टू हैंडल इट. ठीक है. सो अल्फाबेटिक कोड इज ऑफन प्रिफर्ड बाय कोडर्स बिकॉज जैसे M फॉर मेल या F फॉर फीमेल अगर मैं वर्ड यूज करूँ तो इससे क्या होगा, इट इज इजी फॉर पीपल टू हैंडल इट बिकॉज अल्फाबेटिक कोड्स जो है ना वो फेमिलियर रखते हैं. बट 1 या 2 बोला, सिंगल या मैरिड, सिंगल के लिए S और M के लिए मैरिड, ऐसा लेते तो शायद इट वुड बी मोर कंफर्टेबल एज कंपेयर टू 1 फॉर सिंगल एंड 2 फॉर मैरिड. देन कुछ आते हैं सिक्वेंशियल कोड्स. जैसे सपोज मैंने लिखा CSD 0101. तो CSD इंडिकेट्स, अभी ये मैंने अल्फाबेटिक कॉम्बिनेशन इसमें डाला है, बट सपोज आई एम सेइंग 0101, तो फर्स्ट 01 इंडिकेट्स आपका क्लास का नंबर. लाइक आपने ऑब्जर्व किया होगा आपके जो रोल नंबर्स डिसाइन होते हैं तो वो आपके सेमिस्टर, ईयर ऑफ एग्जाम, इनका कॉम्बिनेशन करके फिर आपका रोल नंबर जनरेट होता है. तो वैसे ही आपके जो भी सिक्वेंशियल कोड्स हैं you should provide a unique numerical identification and it should show the certain order of succession also कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये आएगा. जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 आ रहा है तो एक सीक्वेंस जनरेट होती है. ठीक है. सो सीक्वेंशियल कोड दैट इज यूज्ड टू नंबर अकाउंट ऑफ एन अकाउंट होल्डर या फिर एज वाइज हम देख सकते हैं. उसके बाद आपका स्टूडेंट आईडी है, ये भी एक सिक्वेंशियल कोड होता है. सो इफ अकाउंट नंबर इज ऑफ वेरी फ्यू डिजिट्स तो क्या होगा, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं हम लोग. अभी RTO में हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम लोग जो BH वाला कोडिंग आ रहा है तो इट इंडिकेट्स व्हाट, दिस इज द रिसेंट वन. और जो बहुत पुराना वाला कोडिंग पैटर्न है MH वाला, सपोज बहुत पुराना वाला, तो उसमें देखेंगे कि वो डिजिटाइज फॉर्म में नहीं है तो वहां पे आपको इन पर्सन जाके ढूंढना है. तो यहाँ समझ में आता है कि ये व्हीकल नंबर रजिस्टर्ड, सपोज ये ब्रांड ये नंबरिंग तक है तो दे आर ऑफ ओल्ड रजिस्ट्रेशन इन RTO. और इसके बाद अगर आपके कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर्स आते हैं तो वो आपके
इसमें दिखाई देते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल और द रिसेंट वन। तो इससे भी आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, ठीक है, या डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि वेदर दैट इंफॉर्मेशन इज ओल्ड और न्यू। सो दिस टाइप ऑफ कोड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन दैट रैंडम नंबर देने से सिक्वेंशियल कोड दिए हुआ कभी भी अच्छा होता है। देन नेक्स्ट इज ब्लॉक कोड। जैसे हम लोग पिन कोड यूज करते हैं, सो दैट इज अ ब्लॉक कोड। या हम लोग लाइब्रेरी में एक्सेशन नंबर्स देते हैं, सो दैट इज अ ब्लॉक कोड। सो दिस टाइप ऑफ ब्लॉक कोड्स दे कंटेंट ऑफ सर्टन, मतलब पहले वाले दो लेटर्स काय के लिए, फिर बाद के दो लेटर्स काय के लिए, फिर बाद के दो लेटर्स काय के लिए, इस तरीके से वो पूरा कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है। देन देर आर सम डेसिमल कोड्स जो सब क्लासिफिकेशन के लिए यूज होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, अभी सपोज आपने कहीं किसी लाइब्रेरी में ये मेथड यूज की 651.84। अब इसमें क्या है, 651.8 और ये 4 नीचे आ गया, ठीक है। तो 6 का मीनिंग क्या है, कोड ऑफ टेक्नोलॉजी। 5 का मैनेजरियल सर्विस कोड। 1 का ऑफिस सर्विस कोड। 8 का डेटा सब प्रोसेसिंग सब क्लासिफिकेशन। और 4 का इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, उसका सब क्लासिफिकेशन। तो इस तरीके से, जैसे अभी आपके एक्सेशन नंबर में देखो, तो आपको ईयर, जिस कैटेगरी का वो बुक है, वो बुक का कैटेगरी और कितने काउंट ऑफ बुक्स वो है, अकॉर्डिंगली वो एक्सेशन नंबर जनरेट रहता है। तो जितने एक्सेशन नंबर्स के बाद में हमको समझ में आता है कि लाइब्रेरी में कितनी बुक्स अवेलेबल है, ठीक है। सो नाउ व्हाट आर द प्रिंसिपल्स फॉर डिजाइनिंग द कोड। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं प्रॉपरली किसी टेबल में मेंशन्ड है कि अगर महाराष्ट्र है तो एमएच लिखना है, मध्य प्रदेश है तो एमपी लिखना है, तमिलनाडु है तो टीएन लिखना है। सो अगर इस तरीके से मैंने प्रॉपरली सेट आउट किया, तो एक सेंस बनता है कि यस, the things are relevant and they have appropriately used, and reduce the chances of errors और ambiguity। और अगर मैंने ऐसे ही आर्बिट्री अल्फाबेटिक कोड्स दे दिए जिसका कोई रिलेशन या रेलेवेंस नहीं है, तो उस समय क्या रहेगा, कोडर को समझ में नहीं आएगा और हर कोई अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करके वर्कआउट करेगा। ये सारी चीजें न्यूमेरिक एज वेल एज अल्फाबेटिक कोड में सेंसफुल बनानी चाहिए। जैसे वुमेन्स ग्रुप में है ऑब्जेक्शन कि 1 फॉर मेल ही क्यों, 2 फॉर फीमेल ही क्यों, वाई फीमेल आर ऑन सेकेंड, वाई मेल आर ऑन फर्स्ट, है ना। तो उस समय हम उसको, उस एम्बिग्विटी को डिजाइन करते समय या उस कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए या उस एजिटेशन को सप्रेस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि मेल का एम लिख सकते हैं, फीमेल का एफ लिख सकते हैं। तो दैट विल बी हैविंग नो ऑब्जेक्शन फॉर इट। Then code should identify the lowest level of measurement or aggression that will be needed during the lifetime of coding structure। कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक वो रेंज जा रही है, तो वो वहां से लेके पूरा वो उसमें मेंशन होना चाहिए कि आपके कोड्स जो है वो क्या रेंज तक स्प्रेडेड रहेंगे। ओके, कोड शुड अलाउ द एक्सपांशन ऑफ डेटा अट्रीब्यूट्स। जैसे अगर मैंने अपने सपोज लैब में कोई इक्विपमेंट आया और उसके रिलेटेड मुझे कुछ इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करनी है, जैसे उसका नंबर होता है, तब अगर मैंने ऐसा लिखा CSD स्लैश, फिर ईयर लिखा, फिर स्लैश, फिर इक्विपमेंट का टाइप लिखा, जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंटर लिखा, फिर स्लैश 01, तो अब क्या हो गया, ये मैंने बाइंड कर दिया कि वो इसी तरीके से होगा, राइट। अब मुझे प्रिंटर में
और अगर सब क्लास लिखना है तो क्या मेरे पास में उसमें अवेलेबल है कि लेजर है, इंजेक्ट है, डॉट मैट्रिक्स है, क्या मैं उस कोड डिजाइन में मेंशन कर सकती हूँ? तो आपका कोड डिजाइन जो होता है वो इस तरीके से होना चाहिए कि अगर आप उसको रन टाइम पे कुछ और एट्रीब्यूट्स ऐड करके वो कोड जनरेट करना है तो किया जाना चाहिए. So supplemental information should be embedded in codes wherever necessary. अब लॉन्ग कोड्स जब आप बना रहे हो तो लॉन्ग कोड्स बनाते समय और उसको इंटरप्रिट करते समय प्रॉपरली वो जिस तरीके से पढ़े और इंटरप्रिट होके मशीन लैंग्वेज में टर्न अप हुए, क्या वो एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ हुए हैं, इसका हमको चेक रखना होता है. देन नेक्स्ट कम्स a standard coding system should adopt to ensure that data elements within the firm's database are uniformly coded. ऐसा नहीं है कि जैसे अभी देखो आपके रूम्स के नंबर्स जो है ऑल ओवर, पहले कुछ किसी का CB1 था, CB2 था, किसी का 101 था, किसी का 116 था. अभी हम लोगों ने क्या किया है, ऑल द रूम नंबर्स इंक्लूडिंग लैब्स दे आर यूनिफॉर्मली कोडेड. तो रूल नंबर 1 से लेके जहां तक वो सीक्वेंस जा रही है, they will have 1 2 3 4 5 6 till what the count is. So इसका फायदा क्या है कि within an organization a homogeneity is maintained with respect to codes. Code definition for data element that is coded should appear in the data element dictionary. हमारे पास में वो लिस्ट होनी चाहिए कि हमने किसको क्या कोडिंग प्रोवाइड किया हुआ है. ओके. So now there are certain procedures for designing this form codes. That is, standardized procedures should be used wherever possible. Specify the time frame for each procedure. Be sure new procedures are compatible with existing procedures and not conflicting or counterproductive. जो नए प्रोसीजर्स है वो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर के हिसाब से कौन कंपैटिबल है, ना कि वो आपस में कुछ गलत मतलब गलत इन द सेंस एक एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, दूसरा दूसरा एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो दोनों का आउटपुट एक दूसरे से इट विल नॉट बी वर्किंग आउट एंड इट शुड बी काउंटर प्रोडक्टिव. मतलब एक का यूज दूसरे के लिए बेनिफिट रहेगा, ऐसा होना चाहिए. Guard against procedures that will evoke resistance or negative reactions from employees. अगर कोई प्रोसीजर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जनरेट करती है जिससे एम्प्लॉयज का कुछ रेजिस्टेंस या कुछ निगेटिव रिएक्शंस आती हैं, तो उसको सेफगार्ड करना जरूरी है. अवॉइड असाइनिंग अ सिंगल इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टू प्रोसीजर्स that are similar yet different. जैसे एक बंदे को दो सिमिलर दिखने वाली प्रोसीजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी चाहिए, हर एक को अलग अलग. ठीक है. उसका ये पर्पस होता है कि ही और शी whosoever is handling that particular procedure should know the inside out very clearly and handle it in a efficient way. जब भी कोई प्रोसीजर जनरेट होती है तो उससे फीडबैक आएगा, तो वो फीडबैक आया हुआ एक्सेप्टेड होना चाहिए और वो स्कोप आना चाहिए कि वो फीडबैक दे सके. सो देयर शुड ऑलवेज बी अ स्पेस ऑफ, जब भी हम प्रोसीजर डिजाइन करेंगे तो देयर शुड ऑलवेज बी अ स्पेस फॉर फीडबैक एंड इवेल्युएशन. फिर देन स्टैटिस्टिक्स शुड बी मेंटेन ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एरर एंड टाइप्स ऑफ एरर और प्रोसीजर इवेल्युएशन कैसे करते हैं वो सब उसमें वर्कआउट होना चाहिए.